मैंने सुना है कि आप ऐसा चार्ट बना लेते हैं जिससे आप जी, एक प्रिडिक्शन काइंड ऑफ कर जी, पाते हैं कि कल ऐसा चार्ट बनेगा या जी। वैसा चार्ट बनेगा। ये आप कैसे कर पाएँगे? आपको अगर एक चीज़ के बारे में पहले से पता है कि स्मार्ट मनी क्या पोज़ीशन लेके जा रही है और अगले दिन बाज़ार उसी के हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो आपको एक एज मिलता है कहीं न कहीं और ये चीज़ मार्केट में कहीं नहीं थी, तो वी हैपन टू बी द फर्स्ट चैनल क्योंकि हम लोग 6 एंड अ हाफ ईयर से डेली बेसिस पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। एक दिन का सिर्फ फेलियर है, द डे माय फादर पास्ड अवे और फिर मैंने चेक किया कि इस डेटा की अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने जिस दिन का डेटा उठाऊँ, अगले दिन बाज़ार वैसा जाए। जिस दिन का डेटा उठाऊँ, अगले दिन बाज़ार डिट्टो वैसा जाए। तो वो चीज़ जो है मेरे को लगा कि आई हैव क्रैक्ड समथिंग। तो ऑपरेटर इज नॉट नेसेसरीली अ सिंगल पर्सन। तो जरूरी नहीं कि एक बंदा ही ऑपरेट कर रहा हो। एक पर्सन हो जिसके पास बड़े पैसे की ताकत है। अब बाकियों को पता है कि यार एक बड़ा हाथी खड़ा हुआ है, तो हम भी इसके साथ ही चलते हैं ना। आप देखोगे, अगर मैं अभी आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊंगा, तो रिटेलर के वॉल्यूम्स कहीं ज्यादा है स्मार्ट मनी से। अब इसके अंदर वो सारा खजाना छुपा हुआ है। थैंक्स टू सेबी की हमें हम सब लोग को पता लग पाया, तो लोगों को तब से और ज्यादा क्लैरिटी होने लगी कि बिग मनी ही बाजार को चलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे प्लेयर ये अपने आप ही ऑर्गेनिकली चल रहा हो। इसी को इजी करने के लिए हमने क्या करते हैं, डेली बेसिस पे एक डेटा शीट बनाते हैं। अच्छा। तो वो डेटा शीट जो है ना, वो दिखती है कुछ इस तरह। लोग अपनी जर्नी फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग न्यूज़ के थ्रू एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आपने ये ऑपरेटर से, एफआईआई से ऑपरेटर क्या होता है वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिस्ट के अंदर, लेकिन आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत का सोचा भी कैसे? देखिए, मेरी जर्नी लगभग 30 साल पुरानी है। 30 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था मार्केट के बारे में। जब 11th स्टैंडर्ड में मैं आया, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करी हुँ। और मुझे लगा कि वहाँ पे शेयर कैपिटल और इस तरह की चीज़ें, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ था पढ़ने को। तो पढ़ने से जो हमारे ट्यूटर थे, जो टीचर थे, उनसे पहली बार कुछ पता लगा कि यार स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे, सर ये शेयर्स क्या होते हैं? तो उन्होंने बताया कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे हम खरीद बेच सकते हैं, आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा, जब आप छोटी एज में होते हो तो आपके लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होती हैं कि अच्छा पैसा ऐसे बन सकता है। हुँ। ही गिव मी एन एग्जांपल कि कैसे किसी ने अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी। उन्होंने कोई शेयर्स उस समय परचेज करे थे कोलगेट के, अच्छा। तो उनको बोनस उस समय बहुत मिलते थे शेयर्स, तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी करी उसी पैसे से और मतलब बहुत वेल्थ उन्होंने क्रिएट करी। तो इट हुँ। वाज़ अ वेरी fascinating एग्जांपल फॉर मी कि यार अच्छा ये किया जा सकता है। तो धीरे-धीरे जैसे सब लोग करते हैं, हमने भी छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करी। समझ तो आया नहीं कि कहाँ करना है, हम लोग भी वही वही मिस्टेक्स करी जो एलिमेंटरी मिस्टेक्स जनरली एक रिटेलर करता है, हुँ। कि पेनी स्टॉक्स की तरफ भागे, क्योंकि हुँ। ये लगता था कि ये शेयर सस्ता है, वो महँगा है। वो तो बाद में समझ में आया कि वैल्यूएशंस से सस्ता महँगा होता है, बजाए इसके कि उसका ₹1 वाला शेयर सस्ता है प्राइस है, या हाँ, राइट, 1000 वाला। सो राइट। ये चीज़ें उस समय नहीं थी समझ बिल्कुल भी। तो धीरे-धीरे वो गलतियाँ करते गए, फिर पता लगा कि यार कुछ कोई ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ होती है, जो इन स्टॉक्स को चलाती है, जो मार्केट को चलाती है। तो वो एक चलता रहा, एक फेज़ था 2015 तक। आई वाज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, जिसकी कोई चल गई इन्वेस्टमेंट तो वो तुक्का, नहीं तो हुँ, मोस्ट हुँ, ऑफ द हुँ। ट्रेड्स जो हैं, वो नुकसान वाले ही होते थे और ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा नहीं था मैं तब तक। तब भी मैंने इन्वेस्टिंग पे ही फ़ोकस किया हुआ था, क्योंकि आई वाज़ इन अ जॉब सिंस 2001। सो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था ट्रेडिंग का। जॉब भी ऐसी थी, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता था हम लोग के पास। तो इन्वेस्टिंग करते थे, बट उसमें भी वही बेसिक एलिमेंट्री मिस्टेक्स। फिर एक दिन मुझे सडनली पता लगा कि यार इस तरह का कोई डेटा रिलीज़ होता है, हुँ, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है और वो रोज़ शाम को रिलीज़ होता है। हुँ। तो अब हमें तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट वगैरह वो सब कुछ पता था। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहाँ पे मिलता है, तो थोड़ा ढूँढ-ढाँड करके मिल गई वो चीज़। तो वहाँ पे जब दिखा डेटा, अरे यार! मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी जन्म कुंडली ऑपरेटर की हमारे सामने पड़ी हुई है। क्योंकि वहाँ पे जब पूरी चीज़ अवेलेबल है कि कौन-सा पार्टिसिपेंट क्या बाय करके जा रहा है, कौन-सा पार्टिसिपेंट क्या सेल करके जा रहा है। और फिर मैंने चेक किया कि इस डेटा की अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो हुँ। मैंने जिस दिन का डेटा उठाऊँ, अगले दिन बाज़ार वैसा जाए। जिस दिन का डेटा उठाऊँ, अगले दिन बाज़ार डिट्टो वैसा जाए। तो वो चीज़ जो है, मेरे को लगा कि आई हैव क्रैक्ड समथिंग। और मैं देख रहा हूँ, गूगल कर रहा हूँ, उस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं 2015-16 में, हाँ। तो कहीं कुछ इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। बहुत लिमिटेड लोग इसके बारे में बात करते हुए मुझे दिखाई दिए। तो मुझे लगा यार ये कुछ एक ऐसा निश है, जो कि थोड़ा अनटच्ड है।
और यहाँ पे कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो उस डेटा के बेस पे फिर मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया और मुझे बेनिफिट होना स्टार्ट हुआ। मैंने फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही, किसी ने ऐड कर दिया, करा दिया। सो वहाँ पे मैंने देखा कि इस डेटा के बारे में बात हो रही है, तो मैंने उस डेटा के ऊपर व्यू देना डेली शुरू कर दिया कि आज डेटा ऐसा है, कल बाजार ऐसा जाएगा। तो उस समय बड़े लिमिटेड छोटे-छोटे ग्रुप्स होते थे, आई थिंक 128 या 256 की उस समय कैपिंग होती थी राइट। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। सो वहाँ पे हमने वो शुरू किया, तो एनालिसिस 2-3 दिन दिया, तीसरे दिन नहीं दिया, मतलब तो मुझे लगा पता नहीं लोग लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, और या मुझे टाइम नहीं मिला, मतलब इट स्किप्ड। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अ, मैंने नहीं किया है, तो 4-5 लोग का रिवर्ट आ गया, अमित योर एनालिसिस फॉर टुमारो। तो मुझे लगा यार लोग तो इसमें इंटरेस्टेड है। सो दिस वाज अराउंड 2016-17 टाइप्स। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां मैं थोड़ा और इसको प्रोफेशनल वे में सोचने के लिए ट्रिगर हुआ। अंटिल दैट पॉइंट मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा था मोस्टली। सर आपने बीच में 2 वर्ड यूज़ करे। आपने 2 बार यूज़ किया वर्ड ऑपरेटर जी और 1 बार यूज़ किया स्मार्ट मनी। जी क्वेश्चन नंबर 1 ऑपरेटर कौन होता है? क्योंकि हम में से किसी ने ऑपरेटर को भी देखा नहीं है, सिर्फ जी जी नाम जी सुना है। जी जी आपसे भी आज नाम सुना जी। है। तो ऑपरेटर कौन होता है? एग्ज़ैक्टली चीज़ क्या है ऑपरेटर? और क्या स्मार्ट मनी और ऑपरेटर सेम चीज़ है या अलग है? क्योंकि हम जो स्मार्ट मनी को जानते हैं, हम मोस्टली एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर हम इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो ऑपरेटर कौन होता है? स्मार्ट मनी क्या होती है? एक बार थोड़ा-सा एंड आई एम श्योर आप आई बिलीव कि जो अभी आप बता रहे हैं कि डेटा 7-8 बजे के आस-पास आता है। आप हमें दिखाएँगे डेटा कैसे आता है, बिल्कुल। कैसे एनालिसिस करते हैं। सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर, स्मार्ट मनी और उस फिर चलेंगे हम अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि ऑपरेटर होता कौन है, उस बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। हुँ, जैसे आपने बोला देखा तो किसी ने नहीं है, हुँ, लेकिन सुना सबने है। और उसका मैं आपको एक कोरिलेशन दूंगा, तो वो एग्जांपल से आप लोग भी समझ जाओगे, सब लोग व्यूअर्स भी समझेंगे उस चीज़ को। देखिए, ऑपरेटर वो होता है, पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेट कर सकता हो बाजार को। जिसमें हिम्मत है मार्केट को जो ऑपरेट करने ऑपरेट करने का मतलब क्या है? ऑपरेट मतलब चलाना, हुँ, जो बाजार को चला सकते हो। अब चलाने का क्या मतलब है कि वो अपने हिसाब से बाजार को जब ऊपर ले जाना चाहे ऊपर ले जाए, हुँ। जब नीचे ले जाना चाहे तो नीचे ले जाए। अपनी मर्ज़ी से कोई कैसे ले जाएगा? मैं यू मीन टू से उसको पैसे की ताकत बहुत बड़ी है उसके एग्जैक्टली पास? अच्छा। तो अगर किसी के पास पैसा है, किसी के पास पोजीशन है, हुँ, तो वो उसी डायरेक्शन में बाजार को लेके जाएगा ना। हुँ। और उसके पास हैवी अगर मनी है, तो वो बाजार को उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा जहाँ पे वो पोजीशन बना के बैठा है। और अनडिस्प्यूटेड मनी क्योंकि सामने वाले के पास भी अगर सेम पैसा हुआ, तो वो टसल शुरू हो तो जाएगी। टसल शुरू होगी। हुँ, तो वो होता क्या है कि बाजार के अंदर बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, हुँ, वो आमने-सामने नहीं आते जनरली। हुँ, वो जनरली सामने किसके आते हैं? वो रिटेलर के सामने आते हैं। तो ऑपरेटर इज़ नॉट नेसेसरीली अ सिंगल पर्सन। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि एक बंदा ही मिल ऑपरेट कर रहा हो। एक पर्सन हो जिसके पास बड़ी पैसे की ताकत है। अब बाकियों को पता है कि यार एक बड़ा हाथी खड़ा हुआ है, हुँ। तो हम भी इसके साथ ही चलते हैं ना, हमारे पे भी अच्छा पैसा है, तो वो उसके साथ चलते हैं। तो वो मिलकर के उसकी ताकत उल्टा और मजबूत कर देते हैं। अब सामने रह जाता है कौन? पुअर रिटेलर, क्योंकि वो क्वांटिटी में, नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं बाज़ार में। और शायद आप देखोगे, अगर मैं अभी आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊँगा, हुँ। तो रिटेलर के वॉल्यूम्स कहीं ज़्यादा है स्मार्ट मनी से। रिटेलर के वॉल्यूम ज़्यादा है, रिटेलर के ओवरऑल वॉल्यूम्स, लेकिन स्कैटर्ड है वो। हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। तो रिटेलर का वॉल्यूम कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, कहीं ज़्यादा है स्मार्ट मनी से, हुँ, लेकिन वो स्कैटर्ड है, वो यूनाइटेड नहीं है। लेकिन बचपन रिटेलर में हमने मार्केट वो लकड़ी वाली हाँ, स्टोरी सुनी थी ना, मुझे कि वही याद अगर आ रही थी। आपने वो बाँध दी गठरी, हुँ, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन हुँ, अगर वो एक-एक करके लकड़ी अगर आप लूज़ करोगे, वो टूट जाती है। अभी हम वो खुली हुई गठड़ी है लकड़ी की, जो बंध नहीं पा रही है, हुँ। और कोशिश हम यही कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, उस गठरी को बांधे, एक स्मार्ट रिटेलर आर्मी हमारी बने, और वो जिस दिन गठरी बनेगी, तो फिर हम भी शायद एक फाइट दे पाए। तो हम साथ में मिलके ट्रेड करेंगे फिर उसके एब्सोल्युटली। अंदर। ओके, स्मार्ट मनी और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? सेम होते हैं ये? देखिए, ऑपरेटर एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जिसने बाजार को मूव देना है। हुँ, अब ऑपरेटर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। अच्छा। वन ऑफ द पर्सन्स कैन बी एफआईज। तो पहली कैटेगरी जो है वो एक एफआई होते हैं उसमें, और दूसरे होते हैं प्रोज, जो जिनको हम प्रोप्राइटरी अकाउंट्स बोलते हैं, प्रॉप डेस्क भी बोला जाता है जिनको। वो हुँ, भी बहुत हाई वेल्थ वाले, हाई नेटवर्थ वाले पर्सन्स होते हैं। सो दे कैन बी इंडिविजुअल, दे कैन बी प्रॉपर फर्म्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, कुछ भी उनका कैटेगरी हो सकता है। बट प्रॉप डेस्क चलाने वाले जो लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोज।
वो सेबी के साथ एक अलग से रजिस्ट्रेशन उनका होता है, और उनका ट्रेड किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं डलता, उनका डायरेक्ट ट्रेड डलता है एक्सचेंज पर। डीएमए जो डायरेक्ट मार्केट यस, एक्सेस मिलता है यस। वो। ओके। तो उनको ब्रोकरेज का तो बेनिफिट मिलता ही है, प्लस स्पीड का बेनिफिट मिलता है, प्लस तीसरी चीज होती है कि उनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अगर कोई प्रॉप डेस्क किसी स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहा है और वो ब्रोकर के थ्रू कर रहा है, तो ब्रोकर के का पास भी डेटा है। स्टाफ, ब्रोकर की टीम, मतलब कोई भी एक्सेस तो कर ही सकता है ना हो उनके सकता डेटा है, को कि यहाँ पे करेक्ट, बाइंग कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर करेक्ट, प्रो। करेक्ट, करेक्ट। तो वो चीज एक्सचेंज के थ्रू अगर होती है डायरेक्टली, तो दे आर सेफ। और क्योंकि इस लेवल का काम कर रहे हैं, इनका हंड्रेड्स एंड थाउजेंड करोड़ का पैसा अगर लग रहा है बाजार में, तो एनीबडी वुड वांट कि उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे। ओके। तो अब एक बार हमें समझ में आ गया कि ऑपरेटर कौन होता है। जी, मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता जी, हूँ। ऑपरेटर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, राइट, इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो सकती है एग्जैक्टली, और उसकी इन्फॉर्मेशन हिडन भी है पर्सनली, तो उसकी करेक्ट, इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो रही है करेक्ट, आराम से, तो करेक्ट, वो सीक्रेसी मेंटेन करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर लेता है एब्सोल्युटली, और इंडिविजुअली बड़े पैसे के साथ वो मार्केट को ड्राइव कर लेता है। बिल्कुल, अब वो एफआईआई भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी भी हो सकते हैं, एचएनआईज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसके पास करेक्ट, बड़ा पैसा यहाँ पर करेक्ट, है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लोग कौन है? चलो कौन है नहीं पता करना, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? तो आई एम श्योर कि आपका जो सारी चीज़ें हैं, सारी कहानी है, वो डेटा से स्टार्ट होती होगी। करेक्ट। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? देखिए, बिफोर वी प्रोसीड टू डेटा, मैं एक बार और थोड़ा सा बता दूं कि कितने तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं बाजार में। अच्छा, ठीक है, चार परफेक्ट। तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के अंदर। हुँ, एक होते हैं एफआईस, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके बारे में हमने बात करी। हुँ, इनके पास अच्छा पैसा होता है, ये यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। हुँ, लेकिन इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट टू मीडियम टाइम वाली होती है। एफ एंड ओ में जो पोजीशंस होती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। वहीं प्रोज जो होते हैं उनके पास भी पैसा काफी है, लेकिन इनकी पोजीशन जो होती है ना वो ज्यादा करके शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाली होती है। प्रोस की पोज़ीशन, प्रोज की, शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यस, एफआईआईज़ की शॉर्ट टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मीडियम टर्म। अच्छा, ये मैं सिर्फ एफ एंड ओ पोजिशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैश मार्केट में वो क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता? उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ड्राइव होती है इनकी एफ एंड ओ पोजिशन से। अच्छा, क्योंकि आपको क्या कैच करना है, देखिए हम बात कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से कि ट्रेडर कैसे पकड़े चीजों को। हुँ, हालांकि मैं ये भी शेयर करूंगा कि इन्वेस्टर कैसे पकड़ सकता है, और हमने पास्ट में कब कब वो पोजिशनल व्यूज पकड़े और डेटा की हेल्प से किस तरीके से पकड़े, दैट ऑल्सो आई विल शेयर। तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादा अगर डे टू डे बेसिस पे आप देखोगे तो वो बड़े बड़े मूव जो होते हैं कि निफ्टी 2000 पॉइंट का मूव ले गया या 3000 पॉइंट का मूव ले गया इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो बहुत कम होता है। बाजार जनरली एक रेंज के अंदर चलता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका ज्यादा जो यूजेज होता है वो डेली बेसिस पे होने वाली ट्रेडिंग में होता है। हुँ, तो आज अगर डेटा आया है तो कल की ट्रेडिंग पे इमीडिएट इंपैक्ट के लिए मेरे पास डेटा है, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो तीसरी कैटेगरी होती है डीआईएस। उनका डेटा इतना ज्यादा एफ एंड ओ का रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो एफ एंड ओ में उनकी पोजीशन होती है वो मोस्टली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर होती है, और वो होती है आर्बिट्राज फंड्स की। स्टॉक फ्यूचर्स वो सेल करते हैं और कैश मार्केट में बाय करते हैं। अच्छा। तो वो इतना ज्यादा मार्केट को हिलाने का वहां पे काम उनका नहीं होता। तो हम एफ डीआईएस के डेटा को जो है थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। बट ये डेटा तो सेग्रीगेशन होके नहीं आता ना कि इन्होंने अपने हेजिंग के लिए लिया है या फिर जी, 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 ऐसा पर्पस वाला? नहीं आता, वी ओनली गेट द नंबर्स। तो ये हमारी मैं आपको अभी असम्पशन। दिखाऊँगा कि किस तरीके का वो है, तो हम उसको डिकोड करते हैं। आई विल अच्छा, शेयर द टोटल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इस डेटा को डिकोड किया जा सकता है। किस तरीके से इस डेटा के बेस पे अगले दिन का एक प्रोबेबल चार्ट तक बन सकता है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो चार्ट बनाना इज़ समथिंग कि जो हमने पहली बार शायद किसी ने यूट्यूब पे ट्राई किया है। मैं बोल रहा हूँ पहली बार किसी ने यूट्यूब पे ट्राई किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली इंडिया में, यूट्यूब पे इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया में पहली बार पूरी किसी ने दुनिया ट्राई में किया है। कोई भी इस चीज को ट्राई भी नहीं कर रहा, क्योंकि सब लोग कैंडल्स पे देखते हैं, उस तरह की बात करते हैं। हमने कोशिश करी है पहली बार कि हम लोग पेंट करने की कोशिश करें कि पहले बाजार खुलेगा कहाँ, खुल करके कहाँ जाएगा, कहाँ से फिर कौन से रिवर्सल्स लेगा, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स हमने पास्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करी है विद ग्रेस ऑफ गॉड, जो कि करेक्ट निकले हैं। लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है? उसके पीछे की साइंस है सिर्फ ये डेटा की रीडिंग। क्योंकि अगर आपको पता है कि डेटा में क्या पोजीशन है, तो आपके दिमाग में एक मैप बनने लग जाता है अपने आप, हुँ, कि कल अगर बुलिश इनकी पोजीशन है और कुछ बियरिश पोजीशन है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। हुँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो हुँ, बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, चौथी और आखिरी कैटेगरी जो बेचारी रह जाती है हर बार, वो है रिटेलर्स। रिटेल। तो रिटेलर्स यानी आप और हम, इनको क्लाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, रिटेल क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। और
इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी अपनी वीकनेसेस है, मोस्टली दिल से ज्यादा काम लेता है रिटेलर, इसी वजह से स्मार्ट मनी हमेशा भारी पड़ती है। अब इसके अंदर अब ये बात आती है कि ये डेटा वर्क क्यों करता है या हमें क्यों इस चीज पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन निकल करके आता है। राइट। सो उसके अंदर अगर आप सोचो, खुद ही सोच के देखिए, सेबी हर साल एक डेटा पिछले 3 साल से रिलीज कर रहा है जिसमें 90% प्लस के रिटेलर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं। यानी अगर 100 90 रिटेलर मार्केट में है तो 93% से ज्यादा। 90 से लेके 93% अलग अलग परसेंटेजेस करेक्ट। आई हैं। इस साल की शायद थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 91% आ गया। हम्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनकी वजह से ये रेशो बढ़ रही है, क्योंकि उनको डेटा पता है, उनको स्मार्ट मनी की पोजीशन पता है। अब 100 में से अगर 90 रिटेलर लूज कर रहे हैं या 93 रिटेलर लूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 7 से 10 ही रिटेलर ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो जो पैसा लूज कर रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है? प्रोज और एफआईआईज और एब्सोल्युटली। और ऐसा तो कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है नहीं कि वो लोग कितना लूज कर रहे हैं, कितना नहीं लूज कर रहे हैं। बट इतनी तो बात समझ में आ रही है ना कि बाजार है, बाजार एक जीरो सम गेम जीरो है। सम गेम है वो तो। किसी का लॉस होगा तो कोई कमाएगा, किसी को कमाना है तो किसी को खोना भी पड़ेगा। और कमजोर कड़ी कौन? तो कमजोर कड़ी अनफॉर्चुनेटली है रिटेलर। तो रिटेलर बेचारा लूज कर रहा है, स्मार्ट मनी कमा रही है, ऑपरेटर कमा रहा है। और ये खेल अभी से नहीं, जैसे वो बोला जाता है ना, युगों युगों से चल रहा है, वो सच्चाई है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको श्योर सबसे पहले श्योर कि डेटा कहाँ से मिलता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा स्टॉक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होता है और बड़ा सिंपल है इस डेटा को लोकेट करना। कुछ नहीं करना है, हमें गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके टाइप करना है एनएसई पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो सारी पोजीशंस जो भी एफ एंड ओ में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ओपन है आज की डेट में, जो क्लोज नहीं हुई है, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। सो एनएससी पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी पोजीशंस फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ओपन है वो खुल जाएगा लिंक। और ये सिर्फ 4 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं जो आपने बताई हैं, बिल्कुल। एफआईआई, डीआईआई, प्रोज और क्लाइंट्स। एब्सोल्युटली। ठीक है। सो पहला ही लिंक आप देखोगे तो एनएससी का लिंक आ गया, इस लिंक को क्लिक करना है। आप ध्यान से देखोगे, अगर कोई डायरेक्टली इस लिंक पे जाना चाहे तो nseindia.com/all-reports-derivatives। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स में सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हो कि रिपोर्ट्स फॉर 10th जुलाई 2026 हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें देखना है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट वाली फाइल। ठीक है, ये दिख रही है ये मुझे। फाइल हमारे लिए सबसे रेलिवेंट है। दिस इज, अगर आप देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ माउस ओवर किया मैंने, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, जिस पे डेट लिखी हुई है। जी, इसको हम क्लिक करके खोल लेते हैं तो आप देखोगे कुछ इस तरह की फाइल यहाँ पे खुल जाती है। अब इसके अंदर वो सारा खजाना छुपा हुआ है। ठीक है। आपको पूरे ऑपरेटर के, स्मार्ट मनी के सारे फुटप्रिंट्स इसी डेटा के अंदर दिखाई देने वाले इतने छोटे से डेटा के अंदर? हैं, इतने छोटे से डेटा के अंदर। ओके। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसमें गेम क्या है, कैसे है, वो उस इसी डेटा को मीनिंगफुल बनाना वो हमारा काम है। क्योंकि यहाँ पे जब सारी चीजें छुपी हुई हैं तो चीज तो हर कोई प्लेट पे रख के नहीं दी जाती, खाना हमें खुद बनाना पड़ता है, खुद ही फिर प्लेट में भी आ जाता है तो फिर उसे भी खाना पड़ता हमें खुद ही अपने हाथ बढ़ा करके उसे मुंह तक लेके जाना पड़ता है। तो वो काम जो है हमारा है, हम खाना हम बनाते हैं, खाना बना के आपके मुंह तक, बट मुंह आपको खोलना पड़ेगा, बस वो उतना सा ही काम करना है, यानी आपको डेटा देखना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये रैप टेक्स्ट क्लिक कर देते हैं तो ये थोड़ा क्लियरली दिखाई देने लग जाता है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट क्या है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आएगा किसी को कि क्या चीज क्या लिखी हुई है। जस्ट रैप टेक्स्ट किया तो ये मैं क्लियरली दिखने लग गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो क्लाइंट टाइप है वो आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। पहली कैटेगरी क्लाइंट यानी रिटेलर्स। अब ये रिटेलर्स की सारी पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आ रही है। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितने करें हैं, फ्यूचर वो इंडेक्स मैं शॉर्ट आता हूँ, कितने करें मैं हैं? उस पे आता अच्छा। हूँ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरी पोजीशन रिटेलर्स की है सारी। ये मैं रो अगर सेलेक्ट कर दूं तो और बेटर तरीके से आपको दिखाई देगा। दिस रो कंप्लीटली बिलोंग्स टू रिटेलर्स ओनली। नीचे वाली रो डीआईएस की है, उससे नीचे वाली रो एफआईएस की है, फिर प्रोज की है। आपको ध्यान होगा, भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिटेलर्स का वॉल्यूम कहीं ज्यादा होता है बाकी लोग के मुकाबले। राइट। अब आप यहाँ पे देखिए नंबर्स, ये वॉल्यूम
है टोटल, तो आपको हम्म, साफ साफ दिखाई देगा कि रिटेलर का अकेले का नंबर कितना भारी है 50% अकेला रिटेलर है। एग्जैक्टली। ओके। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिटेलर का यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू डीआईएस। डीआईएस तो गिनती में ही नहीं दिख रहे, अगर कहीं टक्कर दे रहे हैं तो एफआईज और प्रोस दे रहे हैं वो मिला के रिटेल के बराबर पहुंच रहे हैं। ऑलमोस्ट, है ना। राइट। सो ये चीज है, रिटेलर का वॉल्यूम बड़ा ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं। सर ये रिटेलर का वॉल्यूम सिर्फ इंडिया में ज्यादा है या दुनिया भर में ज्यादा है? देखिए, ये तो दुनिया भर में ही ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सारे ही बड़े बड़े हाथी आ गए तो कमाएगा कौन? उनको तो आपस में ही लड़ना होगा। तो तो वो छोटे जानवर ये चाहिए। उसी हिसाब से बैलेंसिंग होके चलती है ओके। कि स्मार्ट मनी एक तरफ काउंटर करके बैठी होती है, दूसरी तरफ रिटेलर होता है। वो वॉल्यूम ही उतना जनरेट करेंगे जितना वो सामने से जूस निकाल सके, एब्जॉर्ब कर पाए उसको। एग्जैक्टली। ठीक है, डन। तो चाहे वो प्लेयर बढ़ते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट रहेगी रिटेलर के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि अगर उन्होंने रिटेलर को बुलिश कराना है तो रिटेलर को कॉल्स देंगे। अब वो खुद क्या करेंगे, वो कॉल बेचेंगे। अब वो बेचने वाले तो अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कि भाई हम सबको मिलके बेचनी है। उनके बीच में कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि उन्हें मिलके काम करना है, लेकिन वो एक्शन से एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। मे बी उन सबके पास इंफॉर्मेशन सिमिलर सी हो जो हमारे Correct. पास नहीं है। उसके अलावा उनके पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से मतलब ये होता है जिनको चलाने के लिए बहुत हैवी ड्यूटी मशीन्स चाहिए, जो नॉर्मल लैपटॉप्स पे नहीं चलेंगी, वही काम करती है। सो लाइव मार्केट में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि इसको किस तरीके से हम थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, बट उन मूव्स को कैच करना वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस कि आपको एक्सेस मिल जाए उनके खुद की एल्गो का। ग्रेट सर। अब ये डेटा हमारे पास है, इसको क्या करें हम इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर क्या है, अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फिर दिखाई दे रहा है आपको फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद आ रहा है फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट। तो यानी पहले तो उसने इंडेक्स में फ्यूचर्स की पोजीशन बता दी, ठीक है, कि लॉन्ग एफआईज अगर लॉन्ग है तो कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, आपको सामने ही दिख रहा होगा। लॉन्ग 34,000 लॉट है। ये सारे नंबर जो दिए ना, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। सो 34,000 समथिंग लॉट्स हैं, और 2,89,000 लॉट वो शॉर्ट में बैठे हैं। सर ये अलग अलग एक्सपायरी के हैं जी, कैसे ये होगा? सारी एक्सपायरीज के मिक्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेटा जो होता है ना वो करंट एक्सपायरी का होता है। नहीं, लेकिन अगर 2,89,000 इंडेक्स फ्यूचर, अच्छा इंडेक्स में निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, Yes, सेंसेक्स भी है, इस correct, पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, correct. गॉट इट, गॉट इट। अब वहीं आप देखोगे कि इनका जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, राइट, बट थोड़ा सा ही पॉजिटिव है। जी जी जी, 38,41,000, और वहीं शॉर्ट का जो है वो 32,02,000, राइट, यानी अराउंड 6 लाख प्लस पॉजिटिव में बैठे हैं वो। बट वो तो 250 स्टॉक्स में 6 लाख पॉजिटिव है, जी वो इतना बड़ा नंबर नहीं है शायद, जी। राइट? सो नेट नेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगला कॉलम है ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग। ठीक है। कॉल शॉर्ट का कॉलम जो है वो एक कॉलम छोड़ के आ रखा है यहाँ पे, तो आपको लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कंपेयर करना है हमेशा, अच्छा, ताकि तो आपको पहले पता लगे कि क्या बायस निकल करके। पहले उन्होंने दोनों लॉन्ग का दे दिया कॉलर पुट का, फिर उन्होंने दोनों शॉर्ट का दे दिया, जी। लेकिन हमें इसको ठीक है हम उसको स्वैप भी कर अब ये सकते हैं। कॉल वर्सेस शॉर्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करके कॉल का लॉन्ग शॉर्ट का डेटा एक साथ भी रख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखाई दे जाएगा। अब आपको कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट इंडेक्स का मिल गया, पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट अगेन इंडेक्स का मिल गया। यही सेम एडजस्टमेंट हमें स्टॉक में करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉक कॉल लॉन्ग के साथ में स्टॉक कॉल शॉर्ट का लेके आना है। ठीक है सर, जिसमें से सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें से मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एफआईआईज ने इंडेक्स की कॉलें भी ज्यादा शॉर्ट कर रखी हैं। यस, 7,39,000 और 5,22,000 सिर्फ बाय कर रखी हैं उन्होंने। करेक्ट ठीक है, और लेकिन प्रोज ने ज्यादा कॉलें बाय कर रखी हैं, कम कॉलें सेल कर रखी हैं, जी। जिसमें से क्लाइंट जो है वो बराबर कर रखा है उन्होंने। अब देखिए, ये आपको डेटा देख करके ना लग रहा होगा कि यार मैं कैसे समझूं, क्या करूं। इसी को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे एक डेटा शीट बनाते हैं। अच्छा, तो वो डेटा शीट जो है ना, वो दिखती है कुछ इस तरह की। ये ओवरवेलमिंग लग रही है, वो तो बड़ा इजी लग रहा था देखना, जी। उसमें समझ में आ रहा था। इसमें क्या क्या है सर? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उस डेटा को, जो कि एक एक्सेल शीट के अंदर दिख रहा है, इसमें हमने एक तो 3 दिन का डेटा कवर कर लिया। अच्छा। और इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया कि राइट मोस्ट कॉलम अगर आप देख रहे हैं,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोजीशंस बॉट ओब्लिक सोल्ड टुडे, राइट। यानी पार्टिसिपेंट वाइज क्या बाइंग सेलिंग हुई है आज, सिर्फ आज। अच्छा, जो अभी हम देख रहे थे वहां पे एक्सेल शीट Yes. पे, ठीक है। सो सिर्फ आज का डेटा है ये, ओके। ठीक है। सो आज का डेटा अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे बड़ा क्लियरली ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि भाई रिटेलर्स क्या करके गए हैं आज, डीआईएस क्या करके गए हैं, रिटेलर ने फ्यूचर एफआईस शॉर्ट क्या किए, करके गए हैं, प्रोस क्या करके गए हैं। रिटेलर ने इंडेक्स के फ्यूचर शॉर्ट किए, कॉलें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट करी हैं जी और पुटे भी सेल करी हैं। जी इंडेक्स पुट्स कम हुई हैं, इसका मतलब उन्होंने बाय करी है। सर जी। एक बार थर्ड वाला डेटा पॉइंट समझाएंगे, बॉट नेट मतलब? बॉटनेट का मतलब आप इंडेक्स पुट का यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स का पूछ रहे हैं ना? यस। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है 16,000 लॉट्स पुट्स की, अच्छा ठीक है। सो बेसिकली आप देखोगे रिटेलर का सारा एक्शन जो है ना वो अच्छा, रेड bearish- कलर मतलब वो बियरिश हुए वो हैं बियरिश basically, है, ठीक है, उनका उनके द्वारा बियरिश। उनके द्वारा बियरिश तो रिटेलर का बियरिश इज जनरली गुड फॉर मार्केट, कि रिटेलर अगर बियरिश है तो इट इज गुड फॉर मार्केट्स। दैट इज योर अंडरलाइंग assumption ऑफ दिस एंटायर हाँ, स्टडी कि करेक्ट, रिटेलर का पैसा कमाना मुश्किल है अभी तक के लिए। यस। ये देखिए वो मैं नहीं कहता, रिटेलर का माइंडसेट है मतलब। वो सेबी ने नंबर डिस्क्लोज किया है साफ साफ कि हम्म, रिटेलर कुछ भी कर ले वो लॉस में रहेगा। हम्म, तो बड़ा सिंपल हो गया ना मेरे लिए इस बात को समझना। पहले तो मैं ये बातें बोलता था तो लोग बिलीव नहीं करते थे, फिर सेबी ने नंबर देना शुरू कर दिया तो लोगों को बात समझ में आने लग गई कि हाँ यार रिटेलर तो एक्चुअल में लूज कर रहा है। इफ रिटेलर इज लूजिंग विच इज बैक्ड बाय अ डेटा, तो लोगों को डेटा ये वाला समझ में आने लग गया कि भैया फिर तो स्मार्ट मनी कमा रही है। तो अगर स्मार्ट मनी कमा रही है तो स्मार्ट मनी के साथ चलो, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। एफआईज और प्रोज की जो पोजीशन है, अब देखिए ये डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है देखने में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफी सारी छुपी हुई बातें हैं जो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा शीट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में तो एफआईज और प्रोज जो है मोस्टली बुलिश आपको दिखाई बुलिश दे दिख रहे हैं। रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो डेटा है ना, ये जो सर्कल है, बाकी पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा डेटा वो इंस्ट्रूमेंट वाइज है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, पार्टिसिपेंट वाइज, रिटेलर की क्या पोजीशन आज बाय सेल हुई, डीआईएस की क्या बाय सेल हुई, एफआईस की क्या बाय सेल हुई, प्रोस की क्या बाय सेल हुई, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट। जो ये वाला डेटा था, ये कॉलम सिर्फ आज की बाइंग सेलिंग, वो दिख रही है आपको इस कॉलम में यहां, अच्छा, ठीक है। और जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी, टोटल, जो कि हमने राइट साइड वाले की नहीं दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले की हम टोटल पोजीशन भी दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 2 दिन पहले की क्या है, ताकि आपको एक ट्रेंड पता लग सके। ठीक है, और अगर एक दिन पहले की टोटल पोजीशन में आज की यानी 10 जुलाई की बाइंग सेलिंग हम एडजस्ट करेंगे तो टुडे वाली तो position। टुडे वाला कॉलम आ जाएगा कि आज टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है टोटल, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 लॉट कल तक रिटेलर लॉन्ग था, आज 1 लॉट उसने सेल किया, तो टुडे वाले कॉलम में 3 लॉट बचेगा, तो 3 लॉट उसने कैरी फॉरवर्ड किया मंडे तक के लिए, ठीक है। तो वो एग्जांपल यहाँ पे ये इस तरीके सर, से वर्क करेगा। एक बार मैं समझने की कोशिश करूं इसको। जी बिल्कुल, तो क्लाइंट्स ने पिछले 2 दिनों के अंदर इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग्स की पोजीशन को कम किया है, करेक्ट, ठीक है। अगर हम इसमें एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज जो फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जी, उन्होंने अपनी फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन को कम किया है, यस, ठीक है। और यहाँ पर प्रोज ने अपने फ्यूचर लॉन्ग को बढ़ाया है, जी, करेक्ट। और डीआई आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Correct. नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। अब इस चीज में हमें समझना कैसे है, डेटा को रीड कैसे करना है। अब देखिए आपको एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआई थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ना पोजीशन क्लोज ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू न्यू लॉन्ग्स। तो नए लॉन्ग नहीं वो ऐड कर रहे, यानी तेजी की हिम्मत नहीं है उनकी अभी ज्यादा, अभी सिर्फ अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हो। अच्छा, लेकिन ओवर और बहुत ही मिनिमल नंबर है उनका, बहुत बड़ा शॉर्ट का नंबर अभी भी खड़ा हुआ है 2,54,000 लॉट नेट सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। तो ये डेटा पार्ट तो क्लियरली नेगेटिव ही है, यानी उनको अभी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है रैली की फिलहाल। सर आपने ये कैसे पता किया कि उन्होंने क्लोज शॉट किया, या वो पिछली वाली शीट से वो निकला? पिछले दिन के डेटा से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो वो निकल करके आता है। अच्छा, सो अब इंडेक्स कॉल के नंबर पे हम जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि रिटेलर के पास भी कोई बहुत ज्यादा कॉल नहीं है, अब उन्होंने इनफैक्ट क्लोज करी है पोजीशन। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। जी,
हम अगर एफआईआईज वाला डेटा देखें एक्सट्रीम राइट साइड पे, जी जो आपका राइट साइड वाला डेटा है, हम्म, एफआईआईज बॉट नेट इंडेक्स फ्यूचर 11,540। जी फिर हम अगर इस वाले डेटा की तरफ आ जाते हैं तो एफआईआई में आपने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। 11,540 11,540 में से जी 8,568 इन्होंने क्लोज शॉट किए जी और 2,972 इन्होंने एडिड लॉन्ग किए। जी ये हमें कैसे पता लगा इस चीज़ के बारे में? जब आप पिछले दिन की शीट को कंपेयर करते हो हाँ। आज की शीट से, हाँ। जो हमने एक्सेल अभी देखी, तो जब आप वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हो कि यहाँ पे मैं लेकर के चलता हूँ आपको, आपने जो एग्जांपल लिया फाइज वाला, तो ये लॉन्ग कल कितने थे, ये शॉर्ट कितने थे, आज लॉन्ग कितने हो गए, शॉर्ट Got it. कितने हो गए, तो आपको वो पता लग जाएगा एडिड लॉन्ग कितने बढ़े, Got it. एडिड शॉर्ट कितने बढ़े। Got it. Got it. Got it. यहाँ पे वापस आते हैं। अब इंडेक्स कॉल का अगर आप डेटा देखोगे तो एफ की थोड़ी बाइंग दिख रही है, बट नंबर थोड़ा कम है। लगभग 37,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, 2,19,000 लॉट सेल में है। कॉल लॉन्ग सेल कर रखी है उन्होंने, मतलब ठीक है। कॉल शॉर्ट करी हुई जी है। ऑल्दो कॉल शॉट्स कम होती जा रही हैं उनकी। जी, ठीक है। लेकिन अभी भी बड़ा नंबर उनका सेल में है। प्रोज जरूर थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, उन्होंने कॉल बाय की 96,000 लॉट्स और 1,75,000 लॉट उनके पास अभी लॉन्ग हो गया है। सर 2 इन्होंने दिन में इन्होंने पोजीशन यहाँ पे बढ़ा ली है। बहुत तगड़ी कॉल बाय कर ली है। जी, सो प्रोज की कॉल्स आपको बाय दिख रहा है और 1,75,000 लॉट के करीब इनका टोटल कॉल लॉन्ग हो गया है, जो कि मंडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सर ये इसका मतलब पिछले 2 दिनों में इन्होंने बहुत एग्रेसिवली कॉल लॉन्ग करी है प्रोज ने। बहुत अग्रेसिव नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहीं पे छुपी हुई बात आती है निकल करके, ओके। वहीं पे हमारी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है ना, जो इसीलिए दिखता है उसको फर्दर कैसे डिकोड करना है, वो कैसे मुझे पता लगेगा? क्या मैं खाली कॉल का डेटा देख के हमें व्यू बनाना चाहिए, या हमें पुट का डेटा देख के भी व्यू बनाना चाहिए? पुट का भी देखना चाहिए। करेक्ट। Right. तो हम पुट का डेटा देखते हैं पहले। अब आप पुट में देखिए कि रिटेलर पुट अच्छी खासी बाय करके जा रहा है जी। ओवरऑल, लेकिन उसकी अभी भी 6,29,000 लॉट नेट सेल में है, पुट सेल है, पुट सेल है। बुलिश है। तो रिटेलर के लिए व्यू बुलिश है, हम्म, बाजार के लिए व्यू नेगेटिव है। अगर रिटेलर पुट सेल करके बैठा है, हम्म। बाजार ऊपर जाएगा तो इन रिटेलर को बेनिफिट होगा ना। सर रिटेलर ने फ्यूचर भी लॉन्ग कर रखा है, Yes. रिटेलर ने पुटे भी सेल कर रखी हैं, रिटेलर ने कॉल भी लॉन्ग कर रिटेलर ने रखी कॉल भी लॉन्ग कर है, रखी है, रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग कर रखे 28.5 लाख हैं, लॉन्ग कर रखे हैं। और रिटेलर ने तो रिटेलर तो स्टॉक परमाबुल कॉल है। भी लॉन्ग कर रखी है, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग कर रखे हैं, और स्टॉक की पुटे भी बेच रखी हैं। तो रिटेलर आप तो बताइए कुछ बचा है? कोई 7वीं कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है? मुझे लग रहा है रिटेलर उधार लेके बाय करके बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ? जी, मेरे हिसाब से घर बेच के बाय करके बैठा हुआ है। तो बात समझने की है कि आपको पोजिशनली अगर व्यू देखना है, तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि कुछ भी बाजार अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब तक ये पोजीशन रिटेलर की हल्की नहीं होनी शुरू होगी, बाजार बार बार वापस आएगा। क्योंकि अगर रिटेलर इतना कमा लेगा तो नुकसान किसका होगा? इंस्टीट्यूशंस का। तो अपसाइड जो है, फिलहाल अगर कोई भी तेजी आती है, वो तब तक कैप्ड है जब तक रिटेलर की पोजीशन अनवाइंड होनी नहीं शुरू होती। जिस दिन से रिटेलर की पोजीशन अनवाइंडिंग दिखाई दे गई आपको और बियरिश पोजीशन बनती हुई दिखाई देने लगेगी, वो साइन होता है कि रिवर्सल आ गया। तब तक अपसाइड कैप के साथ ही बाजार एक तरीके से काइंड ऑफ सेल ऑन राइज तरीके से काम कर रहा है। ऐसा आपने नोटिस किया है कि मतलब बाजार में तेजी तभी आती है जब रिटेलर बाय पोजीशन से एग्जिट कर जाता है? ये ऑलमोस्ट हर बार होता है। मतलब मैं तो इसको आगे अगर से आप ट्रैक करना शुरू पोजिशनल करूंगा, अगर लेकिन आप पोजिशनल वाला व्यू मैं बताना चाहूं, अगर आप बोले तो मैं शेयर करूं। प्लीज 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 सर। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया हमारे चैनल की हुई थी 1 फेब 2020 से, तो शायद कुछ 21 फेब का हमारा वीडियो है, जिसके अंदर हमने शेयर किया था ये बात कि डेटा जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और कोविड आने वाला है और कोविड की वजह से बाजार बहुत गंदा गिरने वाला है। तब तक ना लॉकडाउन लगा था, 1 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ था, 21 फेब 2020, 21 फेब को भी कुछ नहीं क्योंकि हुआ जो लॉकडाउन आया पहला, लोगों को एक्चुअली तब समझ में आई बात, और 23 वो मार्च हुआ को जाकर के मार्च में। 23 मार्च को। तो हमने 1 महीना पहले प्रेडिक्ट कर ली थी ये बात कि कुछ होने वाला, और उस समय जानते हैं निफ्टी का लेवल क्या था? जिस दिन ये प्रेडिक्ट किया था 12,100, करेक्ट। और उस समय ऑल टाइम हाई पता है कितना था? 12,300। हाँ 300-400 गया, 300 350 के आसपास का था। याद है मुझे। तो आप विद इन 2.5% फ्रॉम ऑल टाइम हाई थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अ क्रैश, Where the market fell down by 38
240%। वहां से 7,000 समथिंग साढ़े 7,500 के भी नीचे गया। 7,500 के आसपास सो मार्केट आई थी। डेटा से हमें ये तो नहीं, देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ये नहीं पता लग सकता कि कितना फॉल आएगा, ये तो खैर ठीक है जानना ना। भी क्यों है कि कितना आएगा, मतलब हम बट ये पता था भगवान थोड़ी कि ना बने अच्छा खासा फॉल आएगा। क्यों पता था? क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बियरिश कितने बन बड़े चुका नंबर, था। कितने बड़े नंबर को आप बड़ा देखिए नंबर अब बोलते हैं? वो नंबर जो है ना वो अब इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम्स उस समय पार्टिसिपेशन भी कम था बहुत रेट कम था में। राइट पार्टिसिपेशन। अब राइट। पार्टिसिपेशन अलग हो गया है। वो इसी वजह से मैं वहां यहाँ पे आपको वो खाली एग्जांपल बता रहा हूँ कि डेटा क्लियरली वन साइडेड बियरिश हो चुका था, रिटेलर पूरा वन साइडेड बुलिश था। बिल्कुल सिमिलर टू दिस, सारी इंस्ट्रूमेंट, ऑलमोस्ट सारी इंस्ट्रूमेंट में अच्छे नंबर्स में बाय करके बैठा था उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। हमने एक जून या जुलाई में एक वीडियो, स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था, शायद 10th जुलाई या 11th जुलाई का वीडियो है, जिसमें एफ आईज अप टू समथिंग बिग उसका टाइटल हमने रखा था थंबनेल में, क्योंकि एफ आईज ने एक सीक्रेट पोजीशन बनानी शुरू कर दी थी लॉन्ग साइड की, और उसके बाद अगले 1.5-2 years तक वो उस सीक्रेट पोजीशन पे उन्होंने कमाया। वो सीक्रेट पोजीशन क्या थी? उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेट करने शुरू कर दिए थे चुपचाप, बाजार को बिना बहुत ज्यादा बढ़ाए लगातार वो एक्यूमुलेट करते रहे। और जुलाई के एंड के आसपास बाजार ने बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ का देना शुरू कर दिया, क्योंकि बाजार ने एक बार आपने देखा होगा उस पीरियड में फरवरी टू जून तक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था। नॉट फेब, रादर मार्च के एंड में उसका लो बना था। उसके बाद अप्रैल टू जून का पीरियड जो था वो एक कंसोलिडेशन का फेस था। लेकिन उसके बाद जो ढंग से जो बाजार ने ऊपर का मूव लिया ना वो जुलाई एंड में लिया। तो 3 महीने लगभग इन्होंने बहुत अच्छे से एक्यूमुलेशन करी है, और पर्टिकुलरली इन स्टॉक फ्यूचर्स। तो वो भी चीज हम प्रेडिक्ट कर पाए। उसके बाद अभी अगर मैं रिसेंट का एग्जांपल लूं, ये मैं शो करना चाह रहा हूं, आपके व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि इस डेटा की हेल्प से अब पोजिशनल व्यू भी, यानी आप अगले 1 महीने का 2 महीने का व्यू भी बना सकते हो। वो बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज आती है निकल करके, जो हमारे को व्यू बड़ा क्लियर कट बताती हैं कि क्या होने वाला है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे अभी हम पिछली वाली शीट में हम पिछले 2 दिन का डेटा देख रहे थे, जी टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर जी यस्टरडे, 2 जी डेज जी अगो। जी। तो ये जो पोजिशनल व्यू है, इसके लिए आप कितने टाइम का डेटा देखते हैं? देखिए पोजिशनल के लिए तो मुझे एज ऑन डेट की टोटल पोजीशन चाहिए सिर्फ, अच्छा, और मैं अगर लगातार देखता आ रहा हूं तो मुझे ट्रेंड पता लग जाता है। तो जो एज ऑन डेट वाली पोजीशन वो बहुत बड़ी हो जाती है इन कंपैरिजन टू जितने करेक्ट। नंबर आप कुछ टाइम में देखते हुए आ अब रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम तो डेली देखते हैं डेटा को, हाँ। तो हमें ट्रेंड पता लगता रहता है, यार हफ्ता 10 दिन पहले तो इनकी ये पोजीशन थी और अब इन्होंने लॉन्ग और बिल्ड कर ली है। तो मेरा व्यू क्या बनेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है अपसाइड में। लेकिन अगर शॉर्ट्स इनके लगातार बिल्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि भैया अभी कसर है बाजार में, अभी बाजार नीचे जा सकता है। अभी जिस रेंज में चल रहे हैं, जिस जोन में चल रहे हैं, वो क्या कहता है, तो मेरा पोजिशनल व्यू क्या होगा, बाजार ना बहुत ज्यादा अभी नीचे जाएगा, ना बाजार अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। ये आप अभी की बात कर रहे हैं। ये काफी दिनों से हमारा ये व्यू है। वो पोजिशनल व्यू जब आता है ना, वो साल में कोई 2 या 3 बार आता है हद से ज्यादा, ओके। क्योंकि निफ्टी इतने बड़े बड़े मूव 2-2 3-3 हजार के वो साल में शायद 1 या 2 बार ही लेती है। राइट राइट राइट। वही हम कैच करने की कोशिश करते हैं। सो अभी सर तो मैंने आपको लेटेस्ट वाला एग्जांपल भी दिया और ओल्डेस्ट वाला एग्जांपल भी दिया। इन बिटवीन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब हमने पोजिशनल व्यूज कैच किए। ठीक है, सो वापस अगर हम अपनी कई बार प्लीज क्या प्लीज, होता है कि साल में सिर्फ एक ही बड़ा मूव आता है। जब मूवी नहीं आ रहे तो हम भी क्या प्रेडिक्ट करें, एग्जैक्टली कोई क्या करेगा। एग्जैक्टली। तो फिर हम इंट्राडे पे ही फोकस करके चलते हैं उस पीरियड में। अभी लेकिन मेरे को अगर एक पोजिशनल व्यू फॉर्म करना है तो डेटा मुझे साफ साफ बता रहा है रिटेलर के पास बहुत सारी बुलिश पोजीशंस हैं। तो अपसाइड इतनी आसानी से नहीं आएगी जब तक स्मार्ट मनी के डेटा में हमें कोई इंप्रूवमेंट ना दिखाई दे। जब तक स्मार्ट मनी बुलिश और रिटेल बियरिश ना हो जाए, ऐसा देखिए बोल सकते हैं। रिटेल ऐसा है, रिटेल तो पैदा ही बुल हुआ था, ठीक है। तो रिटेल कभी भी सारी इंस्ट्रूमेंट में मैंने बियरिश अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं देखा है अच्छा। कि उसने इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट करी, पुट भी कि उसने इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट करी, इंडेक्स पुट भी बाय कर ली, इंडेक्स फ्यूचर भी सेल कर दिए, स्टॉक फ्यूचर भी सेल कर दिए। ये इतना सारा रेड मैंने कभी नहीं देखा रिटेलर का। ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ पोजीशन जरूर रिटेलर की आ जाती है, पर्टिकुलरली वो आती है इंडेक्स ऑप्शंस की। और एक बड़ी अजीब सी बात है, इस बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल इन 6 इंस्ट्रूमेंट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि किसका डेटा सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, नंबर 1 अगर मुझे रैंक करना है तो वो है ऑप्शंस।
और वो भी पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑप्शंस। ओके। सबसे ज्यादा मनी जो इन्वॉल्व होती है ना पूरे बाजार की, वो और वो भी खासतौर से ट्रेडर्स की। अब ट्रेडर की बात करोगे तो फ्यूचर ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो ऑप्शंस ऑप्शन के में अंदर होता होता है। है। ओके। ऑप्शंस की पोजीशन को देख के कैश मार्केट में या फ्यूचर में पोजीशन बनाई जाती है। बाजार अगर नीचे, अब देखिए हमने जेन स्ट्रीट का एग्जांपल लिया, उसमें एग्जांपल क्या था, उन्होंने कैश में बाइंग करी पहले, ताकि और पहले वो बाय करते हुए ऊपर लेके गए, वहां ले जा करके किया क्या उन्होंने, पुट बाय करी, क्योंकि पुट सस्ती हो गई बाजार के ऊपर जाती, वहां से उन्होंने गिराया। और ये केस स्टडी सेबी ने रिलीज करी है, हमारी कोई पर्सनल नहीं है। उन कैश में क्या हुआ, वो जो इंट्राडे में कैश बाइंग और फिर सेलिंग हुई, उसमें उनका लॉस हुआ, लेकिन वो 500 या 700 करोड़ जो भी उन्होंने एक दिन में कमाया, वो पुटों में कमाया ना, वो पुट्स में कमाया उन्होंने। तो पैसा तो ऑप्शंस में ही है ना। लेवरेज बहुत स्ट्रांग है उसके एग्जैक्टली, अंदर, और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में तो बहुत बड़ी लेवरेज है बहुत उसमें। बढ़िया। तो वहां पे ऑप्शंस को आप फोकस करके देखो डेटा कि वहां पे क्या चल रहा है। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने बताया, अब आप ध्यान से देखिए कि रिटेलर बहुत लिमिटेड कॉल्स हैं उसके पास, एफआईज कॉल बेच के बैठे हुए अच्छी क्वांटिटी में, राइट। और बड़ी क्वांटिटी में बाय करके भी बैठे हुए पुट्स। राइट, पुटे बाय कर रखी हैं, कॉले ठीक है, बेची हुई हैं, हालांकि एफआई है। डेटा में इंप्रूवमेंट है क्योंकि वो ओवरऑल पुट सेल करके गए। तो और अब प्रोज को देखिए, प्रोज का डेटा देखने में तो लग रहा है कि आपने जैसे अभी बोला था कि बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं वो, लेकिन यहां पे आप देखो तो 3,15,000 लॉट पुट उन्होंने बाय करी है, राइट। और बेची है कुछ 2,85,000। तो देखने में लगेगा कि सिर्फ 29,000 है, लेकिन बड़ी पोजीशन तो ये है ना, तो ये कुछ ना कुछ अपना कमाल दिखाएगी। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको मंडे को बाजार में एक डिप दिखाई दे। ओके। और क्योंकि प्रोज का जो व्यू है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डिप दिखाई दे। उसके पीछे देखिए एक छोटा सा रीजन ये भी है कि वॉर चल रही है, वहां से लगातार बैड न्यूज आती रहती है, तो एक बार कोई गैप डाउन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो गैप डाउन होता है तो उसमें क्या होगा, इनकी पुट्स में बेनिफिट होगा जो पुट लॉन्ग कर रखी है प्रोज ने, लेकिन एफआईज जो कि पुट सेल करके बैठे हैं उनको लॉस हो रहा होगा। तो जब भी एक ये क्वेश्चन आता है कि जब स्मार्ट मनी दोनों आमने सामने आ जाए, एफआईज जो प्रोज आमने सामने आ गए, तो क्या होगा, वो कोई ना कोई एक चीज पहले होगी बाजार में, या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, अब वो एक साइड अगर आ गए, मान लीजिए पुट गैप डाउन खुल गया बाजार, तो क्या हुआ, प्रोज का बेनिफिट हो गया पुट्स के अंदर, लेकिन प्रोज की खुद की कॉल बाय में नुकसान है, एफआईज की जो कॉल बाय है जो कल वो करके गए उसमें नुकसान है, प्लस एफआईज पुट सेल करके गए उसमें नुकसान है। तो बाजार क्या करेगा, उस डिप को कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश करेगा। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जी तो एफआईआई और प्रोज इस समय दोनों ऑपोजिट खड़े हुए हैं। जी, आपने ये बोला कि ये हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे खुले उसके बाद ऊपर चले, यस। ये कैसे पता लगाया जाए कि पहले मार्केट नीचे खुल के ऊपर जाएगी या पहले ऊपर खुल के नीचे आएगी? देखिए वो सारा न्यूज फ्लो पे डिपेंड करता है कि न्यूज फ्लो क्या आने वाला है। सारी चीजें बुलिश दिख रही है, फिर भी प्रोज कुछ ना कुछ बाइंग करके गए, यानी इनके पास कोई ना कोई खबर तो है। लेकिन मैंने सुना है कि आप ऐसा चार्ट भी बना लेते हैं जिससे आप जी एक प्रिडिक्शन काइंड ऑफ कर जी पाते हैं कि कल ऐसा चार्ट बनेगा या जी। वैसा चार्ट बनेगा। सो तो ये आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। अब देखिए ये 10th जुलाई का चार्ट है, और मैं अब प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13th को क्या होगा। अब देखिए सिनेरियोज होते हैं सारे, आपने नोट करी होगी चीज। तो यहाँ पे अब 13th को यानी मंडे को प्रिज्यूम करते हैं कि बाजार नीचे खुलता है तो क्या होगा, फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, और गैप अप खुलेगा तो क्या होगा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम ये प्रिज्यूम कैसे करें कि नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा, ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते देखिए हैं या ये न्यूज फ्लो ज्यादा मैटर करता है इस पे। कोई न्यूज अगर आई हुई है तो वो कंप्लीटली सारी चीजों को एक बार तो ओवरराइड करती है। ठीक है, तो अब वॉर अगर छिड़ गई दोबारा, तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई, तो फिर सर्टेनली बाजार जो है गैप डाउन ही खुलेगा, राइट। तो वो इस समय बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जी, ठीक है। अब डेटा, क्योंकि हमने ये देखा कि भाई डेटा ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि प्रोज लगातार पुट लोड कर रहे हैं, तो हो सकता है बाजार एक अच्छा गैप डाउन ले, क्योंकि वॉर फ्रंट पे न्यूज लगातार कुछ ना कुछ आ रही है। कभी ये आ रही है कि कुछ ट्रूस हो गया, कभी ये आ रही है कि फिर से अटैक हो गया। तो ऐसे में बाजार अब
हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोज की अगर पोजीशन इतनी बियरिश है तो पहले वो वाला पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है बेस्ड ऑन सम नेगेटिव न्यूज तो बाजार उसके बाद क्या करेगा। क्या वो खुलने के बाद लगातार नीचे जाएगा या वो खुलने के बाद कोई रिकवरी का साइन देगा। सो अभी हमने डेटा के अंदर ये देखा कि प्रोज के पास पुट जरूर है, ओवरऑल एफआईज भी बियरिश है, लेकिन कल उनके पास कुछ तेजी की पोजीशन भी है। तो बाजार को क्या करना चाहिए, बाजार खुलने के बाद अगर नीचे जाता है तो किसी लेवल से, जो ये हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ से एक बार रिवर्सल का साइन ले सकता है। ये डिपेंड करेगा, देखिए कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही है और क्या न्यूज फ्लो आता है 9 बजे बाजार खुलने से पहले तक, तो उस हिसाब से बाजार हमारा भी ओपनिंग देगा। तो अगर वो ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो 24,000 लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट 24,076 पे है। ये जो लेवल्स मार्क्ड है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जो हमने मार्क कर रखे हैं बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल गेम किस तरीके से चलता है। इन लेवल्स को कैसे आप खुद मार्क कर सकते हो ये हमने अपने एडवांस लेवल कोर्स के अंदर शेयर किया हुआ है प्रॉपर, और ये लेवल बहुत अच्छा काम करते हैं। आप तो एक दिन का पहले का ही एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे 9th को क्या हुआ था, बाजार ने एक ऊपर का मूव लिया, उसके बाद पूरा दिन देखिए हमारे लेवल से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वो करता रहा। तो ये पावर है इन लेवल्स की कि उन लेवल्स के बीच में अगर फंसता है बाजार तो वो फिर पूरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़े से कहीं ना कहीं आपको बेटर रिवॉर्ड देंगे अगर आप इनको कंसिडर करोगे। सो अब हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि भाई कल बाजार अगर नीचे खुलेगा तो अगर 24,076, अब देखिए क्लोजिंग कहाँ की है, 211 के आसपास की है, ठीक है, 24,211 के आसपास की क्लोजिंग है। अब बाजार अगर गिरता है और खुलता है 24,076 ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स के आसपास का डिप होगा, तो यहां से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, तो ये एक पैटर्न बन सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि 24,000 के नीचे की लिक्विडिटी स्वाइप करते हुए भी जा सकता है, इन विच सिचुएशन 211 पॉइंट का डिप होगा, वेरी मच पॉसिबल। मुझे लगता है बाजार को अगर ऊपर जाना है तो 24,000 के नीचे जो लिक्विडिटी है, जो लोगों के राउंड फिगर लेवल पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, उसको खाने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ऑपरेटर को, उसके बाद वो कोई मीनिंगफुल रिकवरी दे। तो हो सकता है ये थोड़ा सा अगर खुलता है तो इस तरीके से भी कुछ बन सकता है पैटर्न कि पूरा 24,076 के नीचे ही खुले, सपोर्ट अगर टूटती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो वहीं से रिजेक्शन लेकर के फिर 24,000 के थोड़ा सा नीचे या यहीं इसके आसपास से रिक्लेम करके कुछ इस तरह की क्लोजिंग मंडे को हमें देखने को मिल सकती है। सर यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। जी। पहला, सेम एफआईआई डीआईआई प्रोज का डेटा आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अगर हम सब लोग सेम तरीके से काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी एज क्या है? देखिए एज तो आपकी धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगी उसके अंदर। देखिए जब तक रिटेलर स्मार्ट रिटेलर में कन्वर्ट नहीं होंगे वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जब तक रिटेलर पैसा लूज कर रहा है इस बाजार में गेन करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपके पास एक एंटिटी है जिसने तय कर रखा है कि मुझे सीखना नहीं है। अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इससे एक्सक्लूड होते हैं क्योंकि अभी वो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, यानी वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मैं स्पेंड कर रहा हूँ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, वो इन्वेस्ट कर रहा है लर्निंग में, वो ढूंढ रहा है यार मुझे कुछ मिले ऐसा जिससे मुझे कुछ एज आए। वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहा है मेरे हिसाब से उस कैटेगरी के लिए कि वो सीख करके एक तैयार ट्रेडर बने। अब फाइट है तैयार ट्रेडर और एक ऐसे ट्रेडर की जिसे सुबह उठना है और उठ करके 9:15 पे या तो कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। उसने एक आधा कोई वीडियो देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज उसकी खुद की लर्निंग अदरवाइज कुछ नहीं है। कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, सेटअप को भी समझते हैं और फिर उसके बाद ट्रेडिंग लेते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है जो नॉर्मल रिटेलर्स की, रिस्क मैनेजमेंट तो कहीं कुछ उस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब मान लीजिए हमने ये पैटर्न बनाया, बाजार ने लेकिन डिसाइड किया कि नहीं हमें तो रिकवरी देनी नहीं है, तो बाजार क्या करेगा, बाजार नीचे ही निकल जाएगा ना, फिर तो कहीं भी खुलेगा नीचे ही नीचे जाना है उसने, क्योंकि सपोज कीजिए वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वॉर जो है वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होने वाली, सपोज कीजिए, और बाजार को कुछ ऐसी सेंस आ गई, यानी ऑपरेटर को कुछ ऐसी सेंस आ गई, तो रिकवरी की तो बात दूर की है, वो अपनी पोजीशन जो लॉस वाली है बुलिश पोजीशन उसको काटेगा और उसको नीचे की तरफ ले जाएगा और पुट बाय करेगा और नीचे लेके जाएगा।
हालांकि उस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन कभी आपका व्यू भी फेल हो रहा हो तब भी आपका डैमेज बड़ा ना हो, छोटे डैमेज में निकल जाओ। तो अगर आप यहाँ पे कोई तेजी की पोजीशन सपोज कीजिए यहाँ बना रहे हैं, आपको पता लग गया कि रिवर्सल आ गया, मैंने यहाँ बना ली, तो कम से कम मेरे को सिस्टम में यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा कि सर ने 13th ऑफ जुलाई का मार्केट प्रिडिक्ट किया। सो आइए देखते हैं चार्ट पे क्या हुआ। सो 13th ऑफ जुलाई को जैसा सर ने बोला था, इस जोन में मार्केट ओपन होगी और मार्केट उसी जोन में ओपन हुई विद गैप डाउन। एंड सर ने कहा था कि अगर मार्केट ऐसे नीचे गई, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे जाएगी, एंड अगर ये मार्केट नहीं ब्रेक किया तो ऊपर जाएगी। सो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसा आप देख पाएंगे, हमने जो लेवल्स मार्क किया 24,076, देन उसके बाद से 24,179, देन 24,254 एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं। सो चलिए, प्रिडिक्शन तो सही रहा, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था जी कि मैं मान गया आपकी बात कि आपका जो व्यू है वो सही रहेगा, और एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल भी सही रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने खुद जी। देखा है उसको। नाउ आपने ये पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया, जी, और आप 10 में से 2 से 3 दिन के आसपास ऐसे पैटर्न ड्रॉ करते हैं। रोज तो जी। मेरे ख्याल से नहीं करते, बट 2-4-5 दिन ऑलमोस्ट 4-5 दिन 4-5 दिन के करते आसपास हैं। करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब पैटर्न काम नहीं करता, तो मुझे क्या करना है? एक बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए मेरे जी, पास। बिल्कुल, वो बैकअप प्लान भी हम शेयर करते हैं, अपने यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं, और वो बैकअप प्लान मैं सिखाता भी हूँ कि हमारा ये लेवल अगर टूट गया, एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके वहां से रिवर्सल मुझे नहीं दिखा, या मान लीजिए दिखा और ये हल्का फुल्का जा करके ये वापस नीचे को निकल गया, तो वो अल्टीमेटली तो नीचे ही जा रहा है। तो मैंने अगर सपोज कीजिए ये मेरा एंट्री पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, जिसको मैंने एरो से मार्क किया, क्योंकि मैं पहले तो थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन देखूंगा कि थोड़ी रिकवरी आ रही है हाँ इस लेवल से, तभी मुझे क्योंकि एंट्री मेरे लेनी माइंड है। में तो यही चलता रहेगा, नीचे आ गया, नीचे आ गया, अब यहाँ से रिकवरी आएगी। तो जैसे तो ही जैसी मुझे थोड़ी रिकवरी 1 दिखी, मिनट के चार्ट मैंने पे एंट्री 3 ले मिनट, ली। हाँ, बिल्कुल, मैंने वहां पे एंट्री ले ली, मेरे को दिख गया कि यार ये इस लेवल के ऊपर 20-25 पॉइंट ऊपर चला गया। तो एक ये ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जो एफआईज ने पुट्स बेच रखी है वो कहीं ना कहीं 24,000 की है, वो भी मैं ऑप्शन चेन में आपको हाँ, उस दिखाऊंगा। पे भी मैं भी आने वाला हूँ कि ऑप्शन तो चेन इस लेवल को प्रोटेक्ट करना उनकी एक तरीके से मजबूरी है। तो यहाँ से मेरे लिए हाई कन्विक्शन लेवल बन गया कि टेक्निकल पे भी सपोर्ट है, प्लस ऑप्शन चेन की भी सपोर्ट यही है ना। अब 24,076 ऑप्शन चेन में तो ऐसा कोई लेवल होता नहीं है, वो तो राउंड फिगर में है सारे नंबर्स, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन हो रही है लेवल की, तो ये और हाई कन्विक्शन लेवल हो जाता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, विच वुड बी वेरी गुड, तो मुझे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है कि हाँ आ रहा है रिवर्सल, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूंगा। लेकिन फिर डे लो के थोड़ा नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सिस्टम में लगाऊंगा प्रॉपर, ताकि मुझे सोचना ना पड़े। एक बार वो गया तो फिर वो गया, खत्म। सर ट्रेड फ्यूचर में लेना है, ऑप्शन में लेना है, ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है, ये कैसे पता देखिए, लगाएगा? अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं 24,000 की कॉल इमीडिएट एक्सपायरी की बाय करना प्रेफर करूंगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो मैं 24,000 की पुट सेल करने प्रेफर करूंगा। दोनों ही सूरत में सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। और फ्यूचर नहीं करना इसके अंदर? फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। ये हमने जो चार्ट लगाया हुआ है, ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप फ्यूचर भी बाय करते हो, सेम सेटअप पे आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि एसएल आपका हर सूरत में सिस्टम में लगना चाहिए। और देखिए, मैंने बोला कि एजाइल होना बड़ा जरूरी है, आपको एक एडजस्ट करना आना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये बाजार तो अब नीचे जाना शुरू हो गया, मैं वहां पे पुट बाय करने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके बाजार नीचे जा रहा है, लेकिन हमें कल वाले डेटा ने तो नहीं बोला था पुट बाय करने के लिए। इसका मतलब ये भी है ना, कल वाले डेटा में देखिए प्रोज की तो पुट बाय है ऑलरेडी, लेकिन बाजार अगर इसके बाद नीचे और जाना शुरू हो गया तो मेरा सेटअप प्लान बी वो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी उसमें मेरी बहुत कम रहेगी। मेरी तेजी की तरफ पे रिवर्सल पे क्वांटिटी अच्छी खासी रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को कन्विक्शन बहुत हाई है कि रिवर्सल आना चाहिए एज पर डेटा। लेकिन अगर कोई बड़ा डाउन मूव आ जाता है, मान लीजिए इंट्राडे में 400 पॉइंट और गिर गया, इसका मतलब ये वॉर कुछ गंदे लेवल पे चली गई है, क्योंकि न्यूज फ्लो बेस्ड डिप आ रहा है ना ये। तो अगर गंदे लेवल पे जा रही है, जैसे उस दिन 500 पॉइंट गिरा निफ्टी कुछ दिन पहले, आज भी हो सकता है वो वाला सिनेरियो दोबारा डेवलप हो जाए। तो वो सिनेरियो अगर दोबारा डेवलप होता है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। कई बार क्या होता है, रिटेलर कंफ्यूज हो जाता है, नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्लान बी एग्जीक्यूट करना है, तो आप मत करो उस दिन ट्रेड। आप उसी दिन सिर्फ ट्रेड करो जिस दिन आपके कन्विक्शन वाले सेटअप पे काम हो रहा हो। तो जब मुझे रिवर्सल दिख रहा है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, सिर्फ तेजी का ट्रेड तभी लो आप। अगर आप खाली उतना भी कर लेते हैं तो भी बहुत है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साइकोलॉजी का पॉइंट मुझे ये भी लगता है, क्यों मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है रिवर्सल की। आपसे बात करते करते आई रियलाइज ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे दिमाग पे ना एक प्रिंट डालते हैं। हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए एक प्रिंट डाला जाता है 2-3 दिन पहले। अब कल सुबह बाजार मान लीजिए खुलता है 24,076 और बहुत तेजी से या थोड़ा और ऊपर खुलता है, और खुलने के बाद नीचे 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 जाता है 24,000 तक। सबको क्या लगेगा, जैसा उस दिन 3 दिन पहले 500 पॉइंट का डिप आया था वैसा आज भी आ सकता है। राइट। देखिए ये वाला दिन था। अब ये सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले इतना बड़ा डिप आया तो रिटेलर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डिप बैठा हुआ है इस समय। इम्प्रिंटेड है। यस। अच्छा, वीकेंड में बहुत सारे वो वीडियोस भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेंगे, खुद भी रिसर्च करेंगे, तो ये वाला चार्ट और कुछ नहीं होगा तो रिवाइज हो चुका होगा। तो कल जब बाजार खुलेगा, अगर न्यूज नेगेटिव है तो, और बाजार गिरता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी न्यूज कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है, तो वो रिटेलर के दिमाग में छपनी शुरू हो जाती है कि भाई कल तो क्रैश हो सकता है। अगर वो न्यूज अब छपनी शुरू हो गई और बाजार ने फॉक्स करके उल्टा घुमा दिया बाजार, तो सारे रिटेलर पुट बाय करके ट्रैप हो जाएंगे। और अगर वो वाला पैटर्न बन गया जो मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, शाम को आप चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा, तो शाम को आप चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि बाजार ने रिकवरी ली। अगर यही वाला पैटर्न बना ना जो हमने बनाने की कोशिश करी है, अगर यही वाला पैटर्न बना और बाजार ने रिकवरी लेकर के क्लोजिंग कुछ इस तरह की दे दी, तो आपको शाम को दिखाई देगा रिटेलर पुट बाय करके चले गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस 500 पॉइंट के 2 दिन पहले के डिप को दिमाग में रख के दे स्टार्टेड बाइंग पुट्स, और वो उनके पास पुट जो है वो पड़ी रहेगी और बाजार ने रिवर्सल ले लिया। एंड नेक्स्ट डे इट कैन बी फॉलोड अप बाय अ गैप अप, अगर इस तरह की रिकवरी आती। क्यों? क्योंकि फिर शाम को मंडे आने, बाजार खुलने से पहले, कहाँ का, यूएस का बाजार खुलने से पहले न्यूज आ जाएगी, हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई है, एंड ईरान वांट्स अ डील, ब्ला ब्ला ब्ला, बात खत्म। डाउ जोन्स गैप अप, डाउ जोन्स गैप अप तो आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखाएगा, ट्यूसडे गैप अप हो जाएगी। और जिस समय यहाँ पे रिटेलर पुट बाय कर रहा होगा, उस समय क्या हो रहा होगा, ये लोग कॉल्स लोड कर रहे होंगे, क्योंकि कॉल्स डर्ट चीप हो चुकी होंगी 24,200 की, 300 की, और बाजार अगर 24,300 400 के ऊपर खुल जाता है और ऊपर या फिर क्लोज दे देता है ट्यूसडे की एक्सपायरी पे, तो सोचिए वो इतनी सस्ती सस्ती कॉल्स जो है वो 10x हो चुकी होंगी, या एटलीस्ट 7-8x हो चुकी होंगी। क्या हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन कुछ हेल्प कर सकती है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन हमें लेनी है ऑप्शन चेन की हेल्प से भी। ये जो भी हमने पोजीशंस में डेटा देखा, उसके अंदर हमारी बड़ी साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि कॉल भी बाय है, पुट भी बाय है स्मार्ट मनी का। तो अगर एक कहीं स्मार्ट पे, मनी का, एक स्मार्ट मनी का कॉल हाँ, बाय है, एक का पुट बाय है। लेकिन एफआईज का पुट सेल भी है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, तो वो देखने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे, पुट साइड पे जाना पड़ेगा, ये पुट साइड का हमारा डेटा है पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, 24,000 पे, तो 24,000 पे 1,61,000 इज द हाईएस्ट, और बढ़ भी रहा है, और 68,000 तो खाली कल ही ऐड हुआ है। कल ही ऐड हुआ है। रादर 24, अगर हम बिल्कुल 24,200 पे देखें तो जी 1,58,000 है, जिसमें से 1,15,000 कल ही ऐड हुआ है। जी। तो लेकिन सर यहाँ पे क्या नंबर ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओआई या चेंज इन ओआई? देखिए दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर बाजार खुल जाता है गैप डाउन और खुलता ही इन दोनों लेवल्स के नीचे है, देखिए ये भी नंबर कोई छोटा नहीं है 24,150 ये का। नंबर भी छोटा नहीं है, बट मैंने ये इसलिए नहीं बोला support क्योंकि अब वो टूट गई ना। 24,150 का लेवल है, 50 के। 24,150 और 24,200 दोनों लेवल एक तरीके से ऑप्शन चेन पे पुट राइटिंग देखते हुए लोग बोलेंगे कि भाई ये सपोर्ट के लेवल है। बट सपोर्ट अगर टूट गई तो बाजार क्या करेगा, अगली सपोर्ट ढूंढेगा ना। अगली सपोर्ट कहाँ पे है, वो 24,000 पे है। राइट। और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के साथ भी कंफर्मेशन दे रही है, इसके नीचे लिक्विडिटी भी है। लेकिन अभी जब हम कल क्लोज हुए तो हम 24,200 के ऊपर क्लोज हुए हैं शायद, करेक्ट, तो इसका मतलब 24,150 और 24,200 भी तो मेजर सपोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर बाजार खुला ही गैप डाउन तो फिर क्या करोगे आप। लेकिन क्या पता सिर्फ अगर 20-40 पॉइंट गैप डाउन खुले। अगर सपोर्ट, देखिए अब बात हुई है ना कि अगर वॉर की न्यूज बड़ी हुई तो फिर बड़ा गैप डाउन होगा। डिपेंड ये करेगा सुबह 9 बजे तक बाजार की न्यूज फ्लो क्या आ रही है।
सर ये तो हमारी assumption है अब ना कि दोनों वॉर की दोनों न्यूज़ है। एजम्पशन लेके चल। देखिए हमारे को क्या करना होता है एनालाइज करते टाइम, सारे सिनेरियो देखने हैं। फ्लैट खुलेगा तो हमें क्या करना है, अगर गैप डाउन खुला तो हमें क्या करना है, और गैप अप खुला तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता 9 बजे तक क्या न्यूज आएगी। ये किसी भी एनालिसिस के अंदर ये सेम चीज एप्लीकेबल है। आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो तो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर भी तो आप यही देखते हो ना कि कल का क्लोज यहाँ पे है, अब नीचे खुलेगा तो कहाँ जाएगा बाजार, ऊपर खुलेगा तो कहाँ जाएगा बाजार, फ्लैट खुलेगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन उसके अंदर आप इस तरीके से ऐसे नहीं आप ड्रॉ कर पाते, नहीं। वहां पे डेटा एज ले जाता है, क्योंकि डेटा आपको बता रहा है कि भाई अगर बाजार पहले ही नीचे खुल गया तो प्रोज को अपनी पुट निकालने के लिए जगह मिल गई ना, उनको पुट में प्रॉफिट बुक करने का स्कोप मिल गया। मौका मिल गया, और yes। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफआईज की शॉर्ट पोजीशन तो रहती है हमेशा, उनको भी वो रिवर्स करने का मौका मिल गया। तो गैप डाउन का सिनेरियो अभी हम खाली डिस्कस कर रहे हैं कि गैप डाउन का सिनेरियो अगर होता है और बाजार 150 के नीचे चला जाता है, विच इज लाइक 50-60 पॉइंट्स फ्रॉम द क्लोज, उसके नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट एक बार टूटी, फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो फिर ये पहले नीचे 24,000 टेस्ट करने आइडियली जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहां से रिवर्सल अगर आता है तो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग, इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑप्शन चेन पे बड़ी सपोर्ट होना, साइकोलॉजिकल लेवल के टूट करके फिर रिकवर होना, वो ये सारी चीजें एक सारी साथ। चीजें वहां पे कंफर्म हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रोस की पोजीशंस बियरिश है और मार्केट नीचे खुलने की एक्सपेक्टेशन है, जी उसमें वहां से मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, जी। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ पुट देखनी चाहिए या पुट और कॉल दोनों देखनी चाहिए? देखिए पुट और कॉल दोनों का डेटा देखेंगे। हमने कॉल का डेटा तो ऑलरेडी देख लिया कि ये लोग बाय करके चल रहे हैं कॉल्स के अंदर। लेकिन कॉल के थ्रू हम ये नहीं पता लगा सकते कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए टारगेट एटलीस्ट मैं रख करके चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बार बाजार ग्रीन में आना चाहिए, उतनी रिकवरी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने कॉल बाय करी है और कॉल का डेटा इनका दिख रहा है दोनों का, एफआईज और प्रोस का, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए राइट। अगर इन्होंने कॉल बाय करी है तो जब तक मिनिमम निफ्टी एट पार नहीं क्लोज होगा, बल्कि थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉल नहीं तो वीकेंड का जो डिके है वो ही मार देगा कॉल्स को तो पहले ही। राइट, तो एट पार भी बाजार आ गया, 24,211 भी आ गया, तो भी उनके कॉल्स जो है वो ग्रीन नहीं होंगी। लेकिन ये क्या करेंगे, अगर इन्हें वाकई में ऊपर लेके जाना है तो नीचे भी एटलीस्ट ये एवरेज जरूर करेंगे। इनकी एवरेज काफी नीचे आ जाएगी, तो बाजार लेकिन फिर भी एटलीस्ट 24,200 के पास आना चाहिए अगर रिकवरी आती है तो। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनको प्रॉफिट मंडे को ही होना चाहिए, देखिए इनका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म का रहता है, तो एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के हिसाब से पोजीशंस बनाते हैं जनरली। क्या पता इन्होंने एक्सपायरी तक के लिए बनाई हो। हाँ तो 1 या 2 दिन ही हो गए ना। हाँ। फ्राइडे की जो पोजीशन है मंडे और ट्यूसडे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या जी। पता इनका एक्सपायरी तक का व्यू हो, तो हमारा जो ये नाइकी वाला साइन हमने बनाया है, क्या पता ये आज नीचे रहे प्रोस के लिए और फिर उसके बाद ट्यूसडे को ऊपर जाए, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द या प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है कि कल ही रिकवर करना चाहिए बाजार। ठीक है। अगर नीचे गिरता है बाजार तो कल ही रिकवर करना चाहिए, अदरवाइज इनको बड़े लॉसेस होंगे। क्योंकि देखिए इनका एफआईज का स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी आप देखिए, 26,000 लॉट उन्होंने और थीटा स्टॉक डीके फ्यूचर में बाय किए हैं। थीटा डीके मार जाएगा ट्यूसडे तक, जी। ये भी तो एक रीजन है। तो वो भी नुकसान है। तो इनको अगर कल ही ये पोजीशन बनाते हैं, अब देखिए एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें समझने वाली, खाली इनको अपनी पोजीशन ऊपर नहीं लेके जानी है, रिटेलर को भी मजबूर करना है कि वो पुट्स बाय करके जाए। हाँ, तभी तो ये बेच और पाएंगे। रिटेलर पुट तब बाय करेगा, रिटेलर का क्या करता है, रिटेलर हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेता है। अगर बाजार ने ऊपर जाना शुरू कर दिया ना, तो रिटेलर के दिमाग में वो 500 पॉइंट 2 दिन पहले के बैठे हुए हैं, वो पुट बाय करता रहेगा आखिरी दम तक। क्यों आखिरी दम तक बाय करता रहेगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है। ये पार्ट दोस्तों हो सके तो 2 बार देखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी रिटेलर जो गलती करता है अपने ट्रेडिंग में, वो करता है लॉस में एवरेजिंग। ऑप्शन के लॉस में average। ऑप्शन अगर आपकी लॉस में आ गई, उसमें वो एवरेज करता चला जाता है। इसी एग्जांपल में अगर मान लीजिए रिटेलर ने पुट बाय करी है, 24,000 के स्ट्राइक के आसपास उसने पुट बाय करी है, एज्यूम कर लेते हैं उसका प्राइस उस समय 100 रुपीज है। वैसे तो इनके प्रीमियम एकदम इन्फ्लेट हो चुके होंगे, 120 130 की मिल रही होगी, तो वो अगर 24,000 आ जाता है, वो 120 वाली जो पुट है वो 100 आ गई, रिटेलर वहां बाय करेगा। बाजार ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, वो 90 रह गई, रिटेलर एवरेज करेगा, 80 पे एवरेज करेगा, 70 पे एवरेज करेगा, शाम को क्लोज होते होते तक वो 40 रुपए रह गई। ऑप्शन बाई को एवरेज नहीं करना चाहिए। वो ऑप्शन बाय को एवरेज करता हुआ चला जाएगा जब तक उसकी कैपिटल पूरी खत्म ना हो जाए। शाम को डेटा आएगा कि रिटेलर पुट बाय करके गया है, कॉल बेच के गया है, और अगले दिन
एक्सपायरी है, बाजार खुलेगा गैप अप, ये पहले ही 10 रुपीज के नीचे आ चुके होंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन बाइंग में कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा एक आधी बार करो, एक बार आधी बार भी तब करो कि आपने सपोज 140 प्राइस चल रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा डिप ले सकती है, हो सकता है, तो आप 120 का स्टॉप लॉस पहले तो वो बाय करते साथ ही स्टॉप लॉस सिस्टम में आपने लगा दिया, जो भी आपको सपोर्ट का लेवल दिख रहा है 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस एटलीस्ट लगा लेना चाहिए। आपने 130 पे दूसरी ट्रांच बाय करी, लेकिन दूसरी ट्रांच बाय करने का मतलब ये है कि एक ट्रेड में अगर आप अपनी 10% कैपिटल डिप्लॉय करते हो, जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ी है, हर ट्रेड में आप पूरी कैपिटल तो नहीं डालते, अगर आप 10% डालते हो, जो कि रिकमेंडेड है, नॉट 10 to 15% से ज्यादा कैपिटल नहीं डालनी चाहिए एक ट्रेड के अंदर, तो आपने अगर 10% डालनी है तो 5% आप पहले डालो 140 के रेट 40 पे, के रेट पे। और 130 पे बैलेंस जो है आपको 5% डालनी है, और 120 का स्टॉप लॉस जो है आपका सिस्टम में 140 के टाइम पे भी लगा होना चाहिए, और 130 का बाय होते साथ ही वो क्वांटिटी उसकी मॉडिफाई हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए स्टॉप लॉस की। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में जी। कि अभी रिसेंटली सेबी के कुछ रूल्स आए हैं जिसकी वजह से प्रॉप डेस्क के लिए जो डिस्कशंस हुई हैं, जो सुनने में आया, उनके लिए ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि जी। कोलेट्रल को लेकर कुछ चेंजेस करे हैं सेबी ने। तो क्या आपको लगता है कि अब प्रोस का डेटा एफआईआई से कम रेलिवेंट हो सकता है, एफआईआई ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि प्रोस की पोजीशंस रिलेटिवली कम हो सकती है? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रोज के वॉल्यूम्स दे आर एक्चुअली सेकंड सेकंड एज इन सेकंड टू सेकंड एफआईआई, रिटेलर के नंबर रिटेलर 1 सबसे पे ऊपर है, है। हाँ, सेकंड नंबर पे प्रोज के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आप पुट का वॉल्यूम देखिए तो पुट में उनकी बाइंग ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू एफआईएस की जितनी भी सेलिंग है, सेम उनका कॉल्स का डेटा बता रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन एफआईएस की ज्यादा है। तो जो हमारा व्यू है, जो मैंने बात शुरू में बोली, एफआईएस की जो पोजीशन है वो ज्यादा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से डिप्लॉयड है, लेकिन मुझे अगर कल का व्यू लेना है तो वॉल्यूम ज्यादा आपको डिप्लॉयड दिखाई देगा प्रोज का। प्रोस का। तो प्रोज यहां ज्यादा एंगेज्ड है छोटे वेरी शॉर्ट टर्म में, कल और परसों, तो उसमें ज्यादा प्रोज की रेलिवेंस है, इसलिए प्रोज की रेलिवेंस कभी नहीं जा सकती बाजार से। इनफैक्ट अगर आपको डेटा एनालाइज करना है और वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू लेना है तो प्रोज का ज्यादा एज है, सेकंड नंबर पे आपको एफआईएस का लेना है। एफआईएस का हमेशा पोजिशनल व्यू रहता है, वो डेली बेसिस पे काम तो जरूर करते हैं, लेकिन उनके काम में कहीं ना कहीं 1-2 दिन, 3 दिन की, 5 दिन की या 10 दिन की चीजें भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन सर, जो आपने अभी बताया कि अगले 15 दिन का व्यू या 30 दिन का व्यू, या जब आपने क्लाइंट्स को बोला था कि बाय ऑन डिप्स कर लो, अब जी। यहाँ पे वॉर खत्म होने वाला है, यहाँ पर वॉर शुरू होने वाला है, सेल ऑन राइज कर लो, ऐसे टाइम पर आप एफआईएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू प्रोस, या फिर आप तब भी दोनों को बराबर या प्रोस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? नहीं, वहाँ एफआईएस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट प्रोज का भी सपोर्टिव नंबर होना चाहिए उसी डायरेक्शन में। अच्छा, एफआईआई ज़्यादा और प्रोमिनेंट, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोज खुद ही उनको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो उनका पोजिशनल व्यू देख रहे हैं ना कि क्या है, और शॉर्ट टर्म में अगर बाजार ने उसी पोजिशनल व्यू की तरफ जाना है तो वो जो बीच बीच में जो वोलेटिलिटी आनी है, प्रोज ने सिर्फ वो क्रिएट करनी है, ट्रेंड तो उसी डायरेक्शन में रहना है ना। इम्प्रेसिव सर। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को समझाया है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, इस डेटा को ट्रैक करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली खुद पेपर पेन लेकर बैठकर ये नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तो जाके चीज़ों का और ज़्यादा सेंस बनना शुरू होगा, मैं इसको यूज़ करना शुरू कर पाऊंगा। और यही चीज़ मेरे ख्याल से मैं अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग भी प्लीज़ मेक श्योर अगले कुछ दिनों तक इस चीज़ को अच्छे से स्टडी कीजिए, बिकॉज सारी बातें जो हुई हैं वो बहुत ही लॉजिकल हैं, क्योंकि प्रोज के पास पैसा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है, एफआईआईस के पास पैसा है, वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्लाइंट का डेटा जो सर ने बताया वो उसी तरीके से काम करता है, आप और मैं हम सब लोग जानते हैं, एक लंबे पीरियड से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सर कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट तो है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, और जितने जिस तरीके से आपने समझाया है, मुझे लगता है कि हर कोई अगर इस पॉडकास्ट को 2 से 3 बार देख लेगा, अगर आपको लगता है कि एक ही बार देखने से हो जाएगा, तो शायद मैं इस बात से बहुत ज़्यादा कन्विंस ना हूँ, आपको मुझे लगता है कि 2 से 3 बार देखना चाहिए। आपने कुछ-कुछ स्टेटमेंट बोली कि ये 2 बार देखना, मैं तो बोलूँगा कम से कम पॉडकास्ट ही 2 बार देखना और पेपर पेन लेकर बैठकर देखना, तो जाके ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा सेंसिबल लगनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि यू विल बी एबल टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट, आई वुड से। क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है और हर कोई, ज़्यादातर लोग सर क्या करते हैं ना, टीवी देखकर ट्रेड कर लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर ट्रेड कर लिया, यूट्यूब पे एक वीडियो देखकर ट्रेड कर लिया, बट चीज़ें उतनी आसान नहीं है और इसीलिए रिटेल जी। लॉस करता भी है।
सो सर थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने कई सालों का जो एनालिसिस है वो आपने बहुत ही ऑनेस्टली हमारे साथ सारी बातें डिस्कस करी हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। थैंक यू। तो सर ये सारी चीज़ें हम अपने एंड से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पॉडकास्ट को भी 2 से 3 बार देख लेंगे। सर आई थिंक आपका कुछ कोर्स भी है अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे? जी बिल्कुल, अपसर्च पे हमारा एक बेस लेवल का ऑलरेडी कोर्स आ चुका है, जिसपे काफ़ी लोगों ने जिसको सराहा भी है, बड़ी अच्छी रेटिंग्स भी दी हैं। क्योंकि उसमें हमने एक पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी शेयर करी है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा, किस तरीके से आप अगले दिन के लिए स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो सारी चीज़ डिफाइन कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसका जो बैकअप है, वो मेन यही है, उसका जो बेस है, वो मेन डेटा है, स्मार्ट मनी की पोजीशन है। अब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में काम करती है। तो वो मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, उनको बेनिफिशियल होगा। और स्ट्रेटेजीज़ तो काफ़ी सारी हैं, तो अगर आप वाक़ई में सीखना चाहते हैं, तो दैट इज़ द थिंग। ग्रेट सर। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन विद अस। दोस्तों आपको कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कैसे सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं वो वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके अभी कभी क्लिक कीजिए और एक बार उस पूरे कोर्स को चेकआउट कर लीजिए, सो दैट आप समझ पाएं कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं। और इस पॉडकास्ट को तो कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और अगर इस पूरे डेटा को लेकर, एनालिसिस को लेकर, क्लाइंट, प्रो, एफआईआईज, डीआईआईज, इनको लेकर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है या कोई कैलकुलेशन को लेकर भी क्वेश्चन है, आप एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वी विल मेक श्योर कि सर टाइम निकालकर आपके क्वेश्चंस को, आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पर एड्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।